दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार से संबंधित जितने भी भेद हैं उन्हीं उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे अर्थालंकार की। और अर्थालंकार के अंतर्गत हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है 1 नंबर पे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। तो मम्मट आचार्य के अनुसार परिभाषा है इसकी कि साधर्म मुपमा भेदे। ये मम्मट के अनुसार है। और उसके बाद से हम बात करेंगे विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। तो एक परिभाषा ये है कि साम्यम वाच्यम वैधर्म वाच्यम वैधर्म। और उसके बाद से है वाच्यक्य उपमा दयो। एक परिभाषा ये है, अर्थात कहने का मतलब कि उपमा अलंकार में ये होता है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में जो उनके अंदर गुण होता है, उस गुण के कारण जो समानता पाई जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। यानी वस्तु दोनों अलग अलग होगी और उस दोनों वस्तुओं में जो चीज कॉमन पाया जाएगा और उस कॉमन के अनुसार ही वहां पे उपमा अलंकार का भाव उत्पन्न होगा। तो जैसा कि हम देखेंगे, पहले परिभाषा इसका हम देख लेंगे। यदि परिभाषा की बात कर लें तो परिभाषा की बात हम कर लें तो दो वस्तुओं के यहाँ पे परिभाषा देख लेंगे कि दो वस्तुओं के अलग अलग होने के बाद भी, दो वस्तुओं के अलग अलग होने के बाद भी दो वस्तुओं के अलग अलग होने के बाद भी उनके गुण दो अलग अलग होने के बाद अलग अलग होने यहाँ पे ऐसे दो वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी उनके गुण स्वभाव रंग क्रिया में समानता पाई जाती है। समानता बता दी जाए तो वहां
उपमा अलंकार होता है। वहां पे क्या होता है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब कि दो वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी उनके गुण, स्वभाव, रंग क्रिया में समानता बता दी जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनके दोनों के अंदर जो कॉमन चीज हो, जैसे उनके गुण, स्वभाव, रंग या क्रिया में समानता बता दी जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे में हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सीता का जो मुख है ये चंद्रमा के समान सुंदर है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये दोनों अलग अलग चीज है, चंद्रमा और मुख क्या है, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों सुंदर है। दोनों सुंदर, चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। दोनों में कॉमन चीज क्या है, सुंदरता है। इसीलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। ठीक, उसके बाद से यदि हम दूसरी परिभाषा देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उपमेय तथा उपमान में भेद होने पर दोनों के सादृश्य का वर्णन उपमा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उपमेय तथा उपमान में भेद होने पर दोनों के सादृश्य का वर्णन, यानी दोनों में जो समान दिखाई देता है वही क्या है, उपमा अलंकार है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि उपमेय और उपमान क्या होता है, तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक परिभाषा में ये भी हो सकता है कि उपमेय तथा उपमान में भेद होने पर, भेद यानी अलग अलग होने के बाद भी दोनों में जो सादृश्य मतलब जो समान दिखाई देता है वही क्या होता है, उपमा अलंकार है। ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे एक परिभाषा यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट एक लाइन में कह सकते हैं, इसे भी देख लेते हैं हम कि भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिवादन यानी कहने का मतलब क्या है कि भिन्न पदार्थ हो उसमें जो समान दिखाई देता है वही क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक ना। इतनी बातें हम समझ लिए कि उपमा अलंकार जो मम्मट के अनुसार है, साधु धर्म मतलब जो समान धर्म है, समान दिखाई देता है। उपमेय और उपमान के भेद, दोनों के भेद अलग अलग होने के बाद भी जो दोनों में समान धर्म दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। यही बात कहते हैं वो साम्य वाच्य धर्म वाच्य उपमा द्वय, यानी वाक्य में जो अलग अलग दो पदार्थों के बीच जो समान धर्म दिखाई देता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे हिंदी में परिभाषा के अनुसार हम देख लेंगे कि दो वस्तुओं के अलग अलग होने के बाद होते हुए भी उनके
गुण, स्वभाव, उसके बाद से रंग, क्रिया में समानता बताई जाए। क्या बताई जाए? समानता बता दी जाए। तो वहां पे क्या हो जाता है? समानता बता दी जाए तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक ना। अब इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट कि उपमेय और उपमान क्या होता है। देखिए, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग हैं। अब ये चार अंग कौन कौन से हैं? पहले का जो नाम है वो नाम है क्या है? उपमेय। और उपमेय को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रस्तुत। इसे प्रस्तुत भी कहा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम कि जिसकी उपमा दी जाए, या यह भी कह सकते हैं कि जिसकी तुलना की जाए, ठीक ना, जिसकी तुलना की जाए। यानी कोई वस्तु हो, वस्तु जो हो वो वस्तु क्या उपस्थित हो, यदि वो वस्तु उपस्थित है तो जिसकी तुलना मतलब इस वस्तु की तुलना की जाती है या उपमा दी जाती है इस वस्तु की तुलना, यानी ये जो हमारा मुख है, ये मुख, ये वस्तु है, ये क्या है? ये प्रस्तुत है, ये सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या है? इसकी तुलना की जाती है या इसका उपमा दिया जाता है कि मुझ जो है चंद्रमा के समान है। यानी यहाँ पे उपमा दिया जा रहा है, किसके समान है? तो चंद्रमा के समान है। यहाँ पे उपमा दिया जा रहा है, अर्थात क्या किया जा रहा है? तो अर्थात ये तुलना किया जा रहा है, दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कौन सा पहला अंग है उपमेय, इसे उपमेय कहा जाएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे उपमान की। इसके बाद से हम बात करेंगे उपमान की। उपमान को क्या कहेंगे? उपमान को अप्रस्तुत कहा जाता है। उपमान को अप्रस्तुत भी कहा जाता है। इसका जो अर्थ होता है जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे जिससे उपमा दी जाए, या ये भी कह सकते हैं हम कि जिसके साथ तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए। अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसके साथ तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए, तो किससे उपमा दिया जा रहा है? तो जो चंद्रमा से उपमा दिया जा रहा है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अप्रस्तुत होता है, यानी चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है। चंद्रमा प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है, वो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी उससे तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा क्या हो जाएगा? यहाँ उपमान कहलाएगा। उसके बाद से हम फिर एक चौथा इसका अंग होता है, तीसरा, दूसरे के बाद तीसरा अंग इसका है जिसका नाम है साधारण धर्म। साधारण या समान धर्म। साधारण या समान धर्म। इसमें क्या, दोनों में समान क्या है? जैसे दोनों में कॉमन चीज, कॉमन कह सकते हैं। कॉमन जैसे क्या है? यहाँ जैसे सुंदरता है, और सुंदरता क्या है? कॉमन चीज है, कॉमन। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों में कॉमन।
दोनों में कॉमन उसके बाद से चौथे नंबर पे इसका अंग का है, अंग है, उसका नाम है वाचक धर्म। वाचक धर्म तो सॉरी वाचक शब्द। और इस यहाँ पे दोनों इस सेंटेंस में दोनों वस्तुओं के बीच में तुलना के समय जो शब्द अतिरिक्त शब्द यूज किए जाते हैं वो वाचक शब्द होते हैं, जैसे सा, सम, समान। ये हिंदी के हैं, इसको समझना है बस। यानी कैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो समान शब्द है ये हमारा क्या है, वाचक शब्द है, ठीक ना। तो इसी प्रकार ये उपमा अलंकार के चार अंग हो गए, उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक, ठीक। अब इसके बाद से हम इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिटेल से एक एक करके थोड़ा सा डिटेल से हम परिभाषा देख लेंगे। जैसे क्या है, उपमेय या प्रस्तुत, जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए। उपमान तथा प्रस्तुत, जिससे उपमा दी जाए जिसके साथ तुलना की जाए। साधारण धर्म, यानी दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में मिलता हो। वाचक शब्द, जो दोनों में दोनों शब्दों दोनों वस्तुओं के बीच में जो अतिरिक्त भाव जुड़ कर अतिरिक्त भाव प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेंगे, एक मिनट। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे, हिंदी में हम देख लेंगे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे जो मुख हो जाएगा वो हमारा क्या है, प्रस्तुत है, यानी उपमेय हो जाएगा। और चंद्रमा हमारा क्या है, अप्रस्तुत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और यहाँ पर समान वाला जो शब्द है ये क्या है, तो ये वाचक शब्द है। और सुंदर क्या है, यहाँ पे ये जो दोनों में समान धर्म मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, साधारण धर्म बोलते हैं। ये साधारण धर्म है। इस प्रकार हम समझ लेंगे कि यदि इन एक सेंटेंस में यदि चारों चीजें पाई जाती हैं तो उसे उसे पूरी बोलते हैं, पूरी उपमा बोलते हैं। यदि यदि कोई एक चीज लुप्त हो जाए तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं, ठीक ना। तो पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा इसके भेद होते हैं। तो पूर्ण उपमा का मतलब यही होता है, इस चारों में से यदि कोई एक चीज चारों चीज यदि किसी सेंटेंस में यदि चारों चीज उपस्थित हो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। और इस चारों में से कोई एक चीज यदि न रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुप्त, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे लुप्त उपमा हो जाएगा, लुप्त उपमा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल से। हम देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। पहले एक एग्जाम्पल है, उसी के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे तस्य तस्यामुठम तस्यामुठम चंद्रम इव इव सुंदरम आसीत अस्ति
सुंदरम अस्ति। देखिए इसी सेंटेंस के आधार पे हम समझ लेंगे पहले क्या है। तो पहला हम बता रहे थे उपमेय। उपमेय की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो उपमेय तो संस्कृत में जो है इनको एक नाम, इनके लिए सूत्र है क्या चीज, तो उपमातु, उपमातु युज्यम, उपमातु युज्यम उपमेयम। या ये भी कह सकते हैं, अर्थात ये देखिए ये इसका सूत्र है, यानी यानी कहने का मतलब कि जिसकी उपमान के साथ तुलना की जाती है, जिसकी उपमान के साथ तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि हम कोई वस्तु उपमेय है तो उपमेय की तुलना किससे होगी, उपमान से होगी। तो देखिए यही सेंटेंस लिखा है उपमातु युज्यम, यानी उपमा के योग्य हो, यानी तुलना करने में हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। उपमा से तुलना करना हो, जिसकी उपमान के साथ, हाँ वो जिसकी उपमान के साथ तुलना की जाती है, जिसकी उपमान के साथ तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम समझ लेंगे, अर्थात अर्थात कवि या लेखक के द्वारा, कवि या लेखक जिस पदार्थ का वर्णन करता है, कवि या लेखक जिस पदार्थ का वर्णन करता है, कवि या लेखक जिस पदार्थ का वर्णन करता है वह उपमेय होता है। उसे प्रस्तुत विषय, प्रकृति अथवा पदार्थ कहते हैं। ठीक, पदार्थ भी कहा जाता है। जैसे में मुखम, देखिए यहाँ पे क्या है, मुठम, यानी जो मुठम है ये यहाँ पे क्या है, अर्थात कवि या लेखक जिस पदार्थ का वर्णन करता है वह उपमेय होता है। उसे प्रस्तुत विषय, प्रकृति पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक ना, जैसे मुठ का वर्णन करना है, किसी भी पदार्थ का वर्णन करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद से हम बात करेंगे उपमान की। तो देखिए उपमान क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है उपमीयते, उपमीयते अनेन, उपमीयते अनेन इति यति उपमानम। ये इसकी परिभाषा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसके साथ तुलना की जाती है,
जिसके साथ तुलना की जाती है वह पदार्थ या प्रकृति, वह वह प्रसिद्ध पदार्थ उपमान कहलाता है। अर्थात हम यहाँ पे परिभाषा के तौर पे देखेंगे, जिसके साथ तुलना की जाती है वह प्रसिद्ध पदार्थ उपमान कहलाता है। अर्थात कवि या लेखक समानता को प्रकट करने के लिए समानता को प्रकट करने के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत करता है उपमान कहलाता है। देखिए, जो अर्थात कवि या लेखक समानता को प्रकट करने के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत करता है वह उपमान होता है। इसे अप्रस्तुत या सम पदार्थ भी कहते हैं। ये भी देख लीजिए, इसे अप्रस्तुत या सम पदार्थ भी कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, चंद्र, चंद्रम, कमलम हो सकता है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस यहाँ से ऊपर से देख लेते हैं कि उपमेय की परिभाषा होता है उपमाति उद्यम उपमेय, यानी जिसकी उपमान के साथ तुलना की जाती है, जिसकी उपमान के साथ तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अर्थात लेखक जिस पदार्थ का वर्णन करता है वह उपमेय होता है। इसे प्रस्तुत विषय, प्रकृति या पदार्थ भी कहा जाता है। जैसे हम उपमान की बात करें यहाँ पे हम, तो इसका सूत्र होता है उपमेयतेन इति उपमानम, अर्थात जिसके साथ तुलना की जाती है वह क्या होता है, वह प्रसिद्ध पदार्थ उपमान कहलाता है। अर्थात में यहाँ पे हम देखेंगे कि कवि या लेखक समानता को प्रकट करने के लिए, किसको बताने के लिए, समानता को प्रकट करने के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत करता है वो उपमान होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, अप्रस्तुत या सम पदार्थ कहते हैं। इसे अप्रस्तुत या सम पदार्थ भी कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे इसके बाद वाचक शब्द की, वाचक शब्द और उसके बाद साधारण धर्म की। तो देखिए, वाचक सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे पहले साधारण धर्म की। साधारण धर्म या समान धर्म। तो साधारण धर्म यहाँ पे क्या होगा,
तो साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान, उपमेय एवं उपमान, इन पदार्थों में जो समान गुण या लक्षण होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? साधारण धर्म। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे इसकी परिभाषा कि उपमेय एवं उपमान, उपमेय एवं उपमान के मध्य के एक मिनट, यहाँ पे मध्य भी लिख सकते हैं क्या, या ऐसे उपमेय उपमान के उपमान, उपमेय एवं उपमान के इन पदार्थों के, इन पदार्थों में जो लक्षण, जो समान गुण या लक्षण होते हैं उसे साधारण धर्म कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी उपमेय एवं उपमान के इन पदार्थों में जो समान गुण या लक्षण होते हैं उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में सुंदरम जो है, यहाँ पे सुंदरम दिया है, यहाँ पे सुंदरम जो है हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। अब इसके बाद से हम बात कर लें वाचक के। वाचक शब्द क्या होता है? तो वाचक शब्द के बारे में हम बात करेंगे तो उपमेय उपमान की समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय तथा उपमान की समानता को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। वे वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे में देखिए उपमा में एक चीज ध्यान दीजिए, यदि संज्ञा के बाद यू यथा तुल्य सम समान प्राय सादृश्य इत्यादि आपको देखने को मिले तो वहां पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? उपमेय और देखिए साधारण धर्म में उपमेय और उपमान के पदार्थों के मध्य
इन पदार्थों में जो समान गुण पाया जाता है, समान गुण या लक्षण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द में क्या होता है कि उपमेय तथा उपमान की समानता को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे इनका प्रयोग जो होता है, शब्द जो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें यदि इनका यूज होता है तो हम तुरंत कह सकते हैं कि उपमा अलंकार है। और वाचक शब्दों को हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और आवश्यक है, यदि संज्ञा के बाद ई, यथा, तुल्य, सम, समान आए तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन यदि यही सब क्रिया के बाद आते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो यू आया है, यहाँ पे चंद्रम क्या है? यहाँ पे चंद्रम हमारा क्या है? संज्ञा है। और यू क्या है? यू यहाँ पे वाचक शब्द है। ठीक, तो यहाँ पे संज्ञा के बाद वाचक शब्द आया है, तो संज्ञा के बाद यदि वाचक शब्द आता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। यदि क्रिया के बाद, वर्ब के बाद यदि ये वाचक शब्द आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूपक अलंकार की। तो हम यहाँ पे देखेंगे रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार में इसका थोड़ा सा एक रूपक अलंकार में मम्मट मुनि के अनुसार एक सूत्र होता है। इस सूत्र यानी लक्षण होता है, उस लक्षण को हम ध्यान में देंगे। जो उनका क्या लक्षण है इस रूपक अलंकार का, कि तद रूपकम, तद रूपकम, तद रूपकम भेदोये, तद रूपकम भेदोये उपमान, उपमानमयो, उपमान नो उपमेय, यो, यही है। देखिए ये सूत्र है मम्मट के अनुसार। और विश्वनाथ के अनुसार जो सूत्र है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, उस सूत्र का नाम है रूपकम, रूपिता रूपो, रूपिता रूपो, रूपो विषय निर्पहनवे। तो ये सूत्र है। कहने का मतलब क्या, रूपक अलंकार में कि किसी भी वस्तु में दूसरी वस्तु जिससे तुलना किया जाता है, दूसरी वस्तु जिससे तुलना किया जाता है वो पूरे वस्तु जो है उपमेय में समाहित होती है, उपमेय में समाहित होती है। तो
वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे में क्या है, देखिए ये चंद्रमा है, जैसे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सीता सीता मुठम चंद्र, सीता का मुठ ही चंद्रमा है, सीता का मुठ ही चंद्रमा, यानी जो चंद्रमा है वो उसके मुठ में समाहित है, यानी जैसा चंद्रमा है ठीक उसी प्रकार उसका मुंह है, यानी उसके पूरे चंद्रमा के पूरे रूप को उसके मुठ के समान मान लिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसी बात को हम देखेंगे कि परिभाषा में हम देखिए एक दो और सेंटेंस है, परिभाषा है संस्कृत में जो परीक्षा में पूछी गई है, उसको हम देख लेते हैं। उस रूपयति रूपयति इति रूपकम, रूपयति इति रूपकम, एक ये है। और दूसरी परिभाषा ये भी है कि रूपयति आरोपित आरोपयति इति रूपिकम, इति रूपकम। यानी ये दो परिभाषाएं हैं। इसके देखिए हम हिंदी में परिभाषा पहले समझ लें इसको, तो संस्कृत में हम बना लेंगे, प्रश्नों को हल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे में जब किसी पद में जब किसी पद में उपमेय तथा उपमान का अभेद आरोपण किया जाता है, उपमेय तथा उपमान का अभेद आरोपण किया जाता है, यानी अलग अलग नहीं एक समान, अभेद अभेद आरोपण किया जाता है। आरोपण कर दिया जाता है। कर दिया जाता है तो तो अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं, अर्थात दोनों दोनों को एक रूप या एकाकार रूप मान लिया जाता है, दोनों को एक रूप या एकाकार रूप मान लिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, यदि हम परिभाषा एक चीज यहाँ पे देख लेंगे, और जो उपमान तथा उपमेय उपमेय के अभेद का आरोप है, अभेद का आरोप है, जो उपमान तथा उपमेय के अभेद का आरोप है उसे रूपक कहते हैं। एक नेक्स्ट बात कैसे भी समझ सकते हैं कि उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय में
उपमान का आरोप सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे समझने वाली बात यही है। उपमेय में उपमान का आरोप तो रूपक हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे परिभाषाएं हैं। रूपयति इति रूपकम, रूपयति इति रूपकम, और दूसरा है रूपयति आरोपित इति रूपकम। यानी यानी देखिए, यानी जब किसी पद में उपमेय उपमेय तथा उपमान का अभेद आरोपण, मतलब भेद न हो, अलग एक ही मान लिया जाए, अभेद हो, यानी भेद न अलग अलग न हो, अभेद का आरोपण कर दिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अर्थात दोनों तो देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों तो एक रूप या एकाकार रूप मान लिया जाता है। दोनों तो क्या मान लिया जाता है, एक रूप या एकाकार रूप मान लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ पे इस लाइन से भी समझ सकते हैं, जो उपमान तथा उपमेय के अभेद का आरोप हो तो वहां रूपक कहते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय में इस लाइन को देखिए, उपमेय में उपमान का आरोप, यानी जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, हिंदी में मुठ चंद्र है। अब यहाँ पे क्या है कि मुठ क्या है, चंद्र है। यानी मुठ जो हमारा जो मुंह है, वो जो सीता का मुंह है, मान लीजिए कोई जो तुलना किया जा रहा है किसी भी वस्तु का, तो जो उसका मुख है उसका क्या है, सीता का जो लड़की है सीता, उसका मुख जो किसका कैसा है, तो चंद्र है, चंद्रमा के समान ही है, यानी चंद्र के जैसा है। पूरा पूरा जो जिस वस्तु से तुलना किया जा रहा है वो वस्तु जो है उपमेय में समाहित है। कहने का मतलब यही है कि जो उपमान है वो उपमेय में पूरा क्या है, समाहित है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। और वहां पे जैसे हम वहां पे एग्जांपल देखे थे उपमा अलंकार में, तो सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। वहां पे समानता की भाव की जा रही है, लेकिन यहाँ पे समानता की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे समानता की बात न करके यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे यह कहा जा रहा है। देखिए फिर से इसको और कम क्लियर कर लेते हैं हम कि सीता का मुख ही चंद्र है। यानी जो उसका सीता का मुख ही चंद्रमा है, यानी चंद्रमा है, यानी उसका मुख जो है, मुंह जो है वो कैसा है, तो चंद्रमा है, ठीक ना। तो इसमें पूरा आरोप यानी उपमान का पूरा आरोप उपमेय में हो जाता है, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कि नोट में एक पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी पद की व्याख्या करते समय किसी पद की व्याख्या करते समय किसी पद की व्याख्या करते समय हिंदी का जब अलंकार पढ़ेंगे तो हिंदी में रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। रूपी शब्द का प्रयोग तथा
तथा संस्कृत में तथा संस्कृत में एव शब्द का प्रयोग होता है तथा संस्कृत में ये शब्द का प्रयोग होता है। तब रूपक अलंकार होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि किसी पद की व्याख्या करते समय हिंदी में जो है रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में एव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब रूपक अलंकार होता है। ठीक ना। इसके बाद हम एक चीज और यहाँ पे समझ लेंगे, उसको लास्ट में हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे एक चीज का कि देखिए उपमा तथा रूपक अलंकार में अंतर। उपमा तथा रूपक अलंकार में अंतर ये एक लाइन से समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या अंतर है कि उपमा तथा उपमान में समानता पाई जाती है। देखिए उपमा तथा उपमान में समानता पाई जाती है, उपमेय तथा उपमान में समानता पाई जाती है। तो वहां उपमा अलंकार होता है। वहां और उसके बाद से और जहां उपमा तथा उपमान में, यहाँ पे देखिए संता पाई जाती है, तो आप उपमा जब उपमा तथा उपमान में जब दोनों एक ही बताया जाता है, एक ही बताया जाता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं उपमेय तथा उपमान। देखिए इस ये देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, और जब उपमेय तथा उपमान में जब उपमेय तथा उपमान जब दोनों को ही जब उपमेय तथा उपमान में जब दोनों को ही एक ही बताया जाए
जब दोनों का क्या बताया जाए, तो यहाँ पे समानता बताया जाता है, यहाँ पे दोनों को एक ही बताया जाता है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो इतनी बातें हम देख रहे हैं रूपक अलंकार से संबंधित। अब हम बात करेंगे लास्ट में, लास्ट में नहीं, अब ये और भी अलंकार है। ये बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब सीधा सीधा यही होता है, संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या होता है, संभावना। और इसके लिए एक सूत्र है, उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए सूत्र है कि संभावना वान्मयो तप्रेक्षा तप्रेक्षा प्रकृतिस्य शमेनयत। प्रकृतिस्य शमेनयत। यानी कहने का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। इसके देखिए, हम बात करें यहाँ पे कि उपमेय में उपमान का संदेश, जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए, जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे में एक और परिभाषा से समझ लेते हैं हम यहाँ पे कि उपमेय में उपमान का संदेह, उपमेय में उपमान का संदेह तो क्या हो जाएगा, उपमेय में उपमान का संदेह, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। उसके बाद से एक परिभाषा और हम यहाँ पे देखेंगे कि उपमेय अर्थात यहाँ पे देखेंगे उपमेय हमारा क्या होता है, उपमेय इसे प्रकृति बोलते हैं या प्रस्तुत बोलते हैं, प्रकृति या प्रस्तुत दोनों कहा जाता है। उपमेय में उपमान
उपमेय में उपमान, और उपमान हमारा क्या होता है? उपमान समय की संभावना व्यक्त करना, व्यक्त करना ही उत्प्रेक्षालंकार है। यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे संभावना सूचक शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए पहले यहाँ पे, जैसे में, उसके बाद से इसको देखेंगे हम। जैसे में हम यहाँ पे कहेंगे कि मुठ मानो चंद्र है। मुठ मानो, देखिए एग्जाम्पल क्या है, हिंदी का है। यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि ये इसकी परिभाषा हो जाएगा। अर्थात परिभाषा के रूप में हम देखेंगे तो कि जहां उपमेय की उपमान के साथ, जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त किया जाए। क्या किया जाए? संभावना, यानी समानता, न तो एक ही माना जाए। यहाँ पे क्या संभावना व्यक्त दिखाई दी जाए, संभावना दिखाई जाए, वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षालंकार होता है। उपमेय में क्या है? तो उपमान का संदेह, मतलब जैसे किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के जैसे लगना, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के जैसे लगना, यानी संदेह हो जाता है। जैसे हम कहीं देखते हैं कि किसी एक चेहरे को किसी दूसरे चेहरे के जैसा दिखा हुआ प्रतीत होता है, वही चीज इसमें उत्प्रेक्षालंकार में होता है। यानी उपमेय में उपमान का संदेह होता है। अर्थात उपमेय प्रकृति, उपमेय क्या होती है? प्रस्तुत में उपमान की संभावना व्यक्त करना ही उत्प्रेक्षालंकार है। जैसे मुख मानो चंद्र है, उसका मुख क्या है? मानो चंद्र है। चंद्र है ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है, कि मुख मानो चंद्र है, यानी उसका जो चेहरा है वो मानो चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे माना जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षालंकार होगी। यहाँ पे संभावना सूचक शब्द आते हैं कुछ, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद देखिए संभावना सूचक शब्द, संभावना सूचक शब्द संभावना सूचक शब्द तो संभावना सूचक शब्द में हम देखेंगे कि मन्य, उसके बाद से संजय, उसके बाद से ध्रुवम, ध्रुवम के बाद प्राय, नूनम इय, प्राय, नूनम, और उसके बाद से इयो। देखिए ये सब किसके बाद यूज होते हैं? यहाँ पे हमने इसको देखिए मिटा दो।
संभावना सूचक शब्द यहाँ लिख लीजिए। ये क्रिया के बाद आते हैं, क्रिया प्लस यू, यानी क्रिया के बाद यदि ये वाचक शब्द आते हैं, यदि क्रिया के बाद यदि ये वाचक शब्द आते हैं तो वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगी। यानी क्रिया के बाद आना चाहिए। जैसे में हम देखिए यहाँ पे, जैसे में नोट में हम लिख लेंगे, नोट में एक लाइन कि यदि क्रिया के साथ वाचक शब्द का प्रयोग होता है, यदि क्रिया के साथ वाचक शब्द का यदि क्रिया के साथ वाचक शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पे क्या होता है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि संज्ञा के साथ यदि संज्ञा के साथ वाचक शब्द का प्रयोग होता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जिसमें हम बताए थे वहां पे, तो वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए, जब क्रिया के साथ होगा, यहाँ पे हम किसके साथ बता रहे हैं, जब यहाँ पे क्रिया के साथ होगा, वाचक शब्द आएगा, क्रिया के साथ वाचक शब्द आएगा तो वहां उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। जब संज्ञा के साथ हमारा वाचक शब्द आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इतनी बात हम ध्यान में रखेंगे, ये वाचक शब्दों से हम पहचान सकते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे ध्रुवम प्राय रहता है। अब इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार की। तो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे हम, उपमा तथा रूपक में अंतर। रूपक में अंतर में क्या लिख लेंगे हम कि उपमा में किसी गुण के माध्यम से तुलना की जाती है, उपमा में किसी गुण के माध्यम से तुलना की जाती है। उपमा में किसी गुण के माध्यम से तुलना की जाती है, और जबकि रूपक में संपूर्ण तत्व का आरोपण किया जाता है। जबकि रूपक में संपूर्ण
तत्व का आरोपण किया जाता है, उपमा में किसी गुण के माध्यम से तुलना की जाती है, जबकि रूपक में संपूर्ण तत्व का आरोपण किया जाता है। और उसके बाद से हम एक चीज और देख लेंगे कि उपमा तथा उत्प्रेक्षा में अंतर, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं। देखिए, इसमें अंतर यदि हम बात करेंगे तो इसमें अंतर में क्या है कि उपमा उपमा में वही बात ऊपर जो हम बताएं, उपमा में सादृश्यता आधार है, और उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा में संभावना आधार है। यदि हम तीनों को एक साथ देखेंगे, यदि यदि हम तीनों को देखें, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर, तीनों में यदि हम एक साथ देखें तो उपमा में क्या होता है, उपमा में समान तुलना का भाव, समान तुलना का भाव, समान या तुलना का भाव रूपक में क्या हो जाता है, अभेद आरोपण होता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, यहाँ 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 पर संभावना व्यक्त की जाती है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, उपमा में किसी गुण के माध्यम से तुलना की जाती है, जबकि रूपक में संपूर्ण तत्व का आरोप होता है। ये उपमा तथा रूपक के बीच में अंतर है। और उपमा तथा उत्प्रेक्षा में, उपमा में जो होता है ये सादृश्यता आधार है। क्या आधार है? सादृश्यता, यानी समानता आधार होता है, समानता की वैल्यू होती है। उत्प्रेक्षा में संभावना आधार माना जाता है, यानी संभावना व्यक्त की जाती है। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों में यदि देखा जाए तो उपमा में क्या होता है, हमारा समान या तुलना का भाव होता है। रूपक में क्या होता है, अभेद या आरोपण होता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है। इतनी बातें अंतर के लिए हो गई, जिसको कम समय में हम समझ लेंगे आसानी से। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे, दो अलंकार हैं जो दो अलंकार हैं। एक का नाम है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार,
तो अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में हम देखेंगे। तो इसके बारे में हम कह सकते कि किसी बात को चढ़ा बढ़ा के कहना, किसी बात को चढ़ा बढ़ा के कहना, यानी जहाँ किसी बात का वर्णन, परिभाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, जहाँ किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट जो एक अलंकार है जिसका नाम है स्वभावोक्ति अलंकार। यानी स्वभाव के अनुसार उक्ति। देखिए यहाँ पे हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। पहले इसका जो लक्षण है, स्वभावोक्ति रसोचार चारु यथावत वस्तु वर्णनम। उसके बाद से हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा जो है इस स्वभावोक्ति दुरुहार्थम स्वक्रिया रूप वर्णनम। स्वक्रिया रूप वर्णनम। देखिए ये इसकी संस्कृत में परिभाषा है, अर्थात इसकी परिभाषा यदि हम हिंदी में देखा जाए, स्वभाव उक्ति के बारे में सबसे पहले हम देखिए एक लाइन में ये समझ लेते हैं कि स्वभाव कि जैसा स्वभाव हो वैसा ही उसके बारे में बताना। जैसे यदि कहीं स्टेडियम में मैच हो रहा है तो जो कमेंटेटर होता है, जो वहाँ पे बोलने वाला होता है, तो उस वर्तमान परिदृश्य में जो खेल चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग वो बात करता है, उसी के अनुसार वो बात करता है। उसमें किसी फील्डिंग है, किस प्रकार की बॉलिंग हो रही है, कितना रन, यानी प्रेजेंट में जैसा उसका स्वभाव होता है उसी के बारे में बताता है।
यानी कोई वस्तु हो, ये मान लीजिए यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु के बारे में जैसा उसका स्वभाव है, ठंडा है, गर्म है, नरम है, लचीला है, जैसा है वैसा उसके बारे में बताना ही क्या कहलाता है, स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक ना। तो इसके बारे में हम लिख लेंगे परिभाषा कि जहां किसी पदार्थ का स्वाभाविक वर्णन किया जाता है, जहां किसी पदार्थ का स्वाभाविक वर्णन किया जाता है वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है, वहां पे स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसी वस्तु है उसी प्रकार का वर्णन करना ही, यानी यहाँ पे देखिए कह सकते हैं कि जैसी वस्तु है उसी प्रकार का वर्णन करना है, जैसी वस्तु है ठीक उसी प्रकार का वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे में स्टेडियम में कमेंटेटर के द्वारा मैच का वर्णन, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात का वर्णन जैसे किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार एक है, इससे भी प्रश्न, यानी जैसा स्वभाव हो वैसा उसके बारे में बताना, यानी जहां किसी पदार्थ का स्वाभाविक वर्णन किया जाता है, उसके स्वभाव के अनुसार वर्णन किया जाता है, वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसी वस्तु है ठीक उसी प्रकार का वर्णन, जैसी वस्तु है ठीक उसी प्रकार का वर्णन ये स्वाभाविक उक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे स्टेडियम में कमेंटेटर के द्वारा मैच का वर्णन, यानी जिस प्रकार वर्तमान में मैच चल रहा है उसका वैसे ही उसके बारे में वर्णन करना ही क्या कहलाता है, स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। देखिए दोस्तों, हमने आज के वीडियो में जो अर्थालंकार था उसके अंतर्गत हमने जितने भी भेद थे उसके बारे में पढ़े और उसके मूल कंसेप्ट के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। यदि आप इस मूल कंसेप्ट को आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको परीक्षा में प्रश्न आसानी से बन जाएंगे और आप इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप अपने किताब के प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।